हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में। लास्ट सेशन में हमने बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बायोडायवर्सिटी के वेरियस जो पैटर्न्स हैं, अर्थ पर जो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी है वो कितनी है, इंडिया में कितनी बायोडायवर्सिटी है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है, अपनी पोजीशन रखता है। एंड प्लस हमने ये भी समझा कि किस तरह जो स्पीशीज रिचनेस है वो लैटिट्यूड वाइज वेरी करती है, यानी अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको मिलेगी इक्वेटर के आसपास यानी ट्रॉपिक्स में, फिर थोड़ी कम डाइवर्सिटी आपको मिलेगी टेम्परेट रीजन्स में, और लीस्ट डाइवर्सिटी आपको मिलेगी पोल्स पर। जैसे कि पोल्स में हमने कुछ कंट्रीज पढ़ी, ग्रीनलैंड है ना, जहां पर बहुत ही कम तरह की स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं। नाउ अब हमें बच्चों ये जो बायोडायवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज भी हमने पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट की एक स्टडी हमने पढ़ी कि जब उन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल्स को एक्सप्लोर किया तो वहां पर उन्होंने देखा कि जैसे जैसे उनका एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ रही है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो ग्राफ जो मिला था वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था। उस ग्राफ से उन्होंने z की वैल्यू निकाली, दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और उन्होंने ऐसा कहा कि मोस्ट ऑफ द टेक्सोनॉमिक स्पीशीज के लिए किसी भी रीजन में आप स्टडी करो, ये जो z है इसकी वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में रहेगी। हाँ, अगर आप एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट स्टडी कर रहे हो तो फिर ये वैल्यू वेरी कर जाएगी, इट बिकम इन बिटवीन 0.6 टू 1.2, जिसमें से कैलिफोर्निया में जो स्टडी हुई बर्ड्स की, मैमल्स की, वहां पर ये वैल्यू आई थी 1.15। ठीक है, कैलिफोर्निया में, या जो भी एक पूरा जियोग्राफी की में, सॉरी, जो भी एक बड़ा कॉन्टिनेंट में स्टडी हुई थी उसके लिए 1.15 थी। तो हमेशा जब भी आप नया टॉपिक पढ़ो, मैं आपको हमेशा कहती हूँ जो भी आपने एक दिन पहले पढ़ा है, क्विकली शॉर्ट में 5 मिनट 10 मिनट जितना आप निकाल सकते हो एक बार उसको दिमाग में रिवाइज किया करो, उससे आपको वो चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। यही तो नीट के लिए चाहिए हमें। ठीक है, ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी कि ये जो इमेंस डाइवर्सिटी नेचर ने हमें दी है, क्यों इस डाइवर्सिटी का लगातार लॉस होता जा रहा है और कैसे हम इसे कंजर्व कर सकते हैं। तो देखना, while it is doubtful if any new species are being added into the earth treasury of species, there is no doubt about their continuing loss. इकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि लास्ट कुछ डिकेड्स में न्यू स्पीशीज बननी थोड़ी कम हो गई हैं, क्योंकि इस तरह का एनवायरनमेंट ही अर्थ पे नहीं रहा है कि स्पीशीज स्पीसिएशन कर सके, बल्कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट स्पीशीज हैं वो तेजी से एक्सटिंक्ट हो रही हैं। द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट हैज बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली। क्यों? खुद एनसीईआरटी ने लिखा है, द अक्यूजिंग फिंगर इज क्लियरली पॉइंटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटीज। द कोलोनाइजेशन, इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है, प्रूफ भी दिया है बच्चों। देखना आप, कितना सरप्राइजिंग फैक्ट है कि जब ह्यूमंस ने ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स पर रहना शुरू किया, पहले ह्यूमंस यहाँ पर नहीं थे, जब हमें इस जगह के बारे में पता चला, हमने वहां पर अपने स्टार्ट किया कोलोनाइजेशन, यानी वहां पर रहना स्टार्ट किया, तो और वहां पर हम अच्छे से रहने लगे, तो क्या देखा गया कि उस आइलैंड पर रहने वाले 2000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। क्यों? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये रियली सरप्राइजिंग है कि कहीं ना कहीं अब कुछ चीजें तो उसके लिए कई बार अननोइंगली भी हो जाती है, जैसे ह्यूमंस को रहने के लिए बड़ा स्पेस चाहिए, उनको अपने आसपास वो अपने घर बनाते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह बनाते हैं, इंडस्ट्रीज बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े जंगलों को काट देते हैं या जंगलों का फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं कि किसी घने जंगल में से बीच में एक एरिया काट के अपने लिए स्पेस बना लिया। पर उनके इस हमारे मतलब ह्यूमंस के इस एक्ट की वजह से क्या होता है ना, वो जो बड़ा फॉरेस्ट है उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है बच्चों, वो एक तरह से 2 जोन्स में डिवाइड हो जाता है। आप देखते हैं ना आजकल कितने सारे हाईवेज बन रहे हैं, अलग अलग चीजें बन रही हैं, तो हाईवेज के दोनों तरफ नो डाउट हरियाली है, खूब सारे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, हमने उनको कुछ नहीं किया, बट हमने फॉरेस्ट को बीच में से काट के ही तो हमारे लिए एक रास्ता क्रिएट किया। तो इस चक्कर में क्या हुआ, फॉरेस्ट का फ्रेगमेंटेशन हो गया और कई सारे बड़े बड़े एनिमल जिनको अपने सर्वाइवल के लिए पूरा फॉरेस्ट चाहिए था, वो जब इतना बड़ा फॉरेस्ट घूमते हैं तब जाके शिकार कर सकते हैं, तब उन्हें अपना खाना मिलेगा। पॉसिबल नहीं है कि वो रोड क्रॉस करके व्हीकल्स के बीच में से आकर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएं। ऐसे कई सारे एनिमल्स, बड़े मैमल्स, बर्ड्स वगैरह एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज आर रियली मतलब आप कह सकते हैं कि सोचने का विषय है कि अगर हम कुछ और ऑप्शन कर सकें जिससे दूसरी स्पीशीज बच सके। ठीक है, यहाँ पर आपको IUCN ध्यान है, लास्ट लेक्चर में हमने IUCN की फुल फॉर्म पढ़ी थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये बच्चों एक रेड लिस्ट निकालती है। ठीक है, तो अगेन क्योंकि हमारी एनसीईआरटी चाहे से मॉडिफाई हुई है बट उसमें डेटा मॉडिफाई नहीं हुए हैं,
2004 में जो रेड लिस्ट आई थी, ठीक है, रेड लिस्ट मतलब जैसे रेड कलर डेंजर को बताता है ना, तो रेड लिस्ट में उन स्पीशीज का नाम होता है जो एक्सटिंक्ट हो गई है किसी पर्टिकुलर जोन से, ठीक है। तो 2004 की जो रेड लिस्ट थी उसमें ऐसा लिखा था कि 784 स्पीशीज जो हैं वो लास्ट 500 ईयर्स में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अब तो ये नंबर बहुत बढ़ गया होगा, अब तो हम 2024 में चल रहे हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग इसमें भी मेंशन था कि 338 वर्टिब्रेट्स की स्पीशीज हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स की हैं और 87 प्लांट्स की स्पीशीज हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ रीसेंट एक्सटिंक्शन, जो रीसेंट इस लिस्ट में जो रीसेंट एक्सटिंक्शंस थे वो क्या थे देखना, इन पर क्वेश्चंस आ सकता है, हाईलाइट कर लेना। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग मॉरिशियस से डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। क्वेगा थोड़ा सा जीब्रा की तरह दिखने वाला एनिमल होता है, ये अफ्रीका से एक्सटिंक्ट हुआ। थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया से एक्सटिंक्ट हुआ। सी काउ मैंने आपको पढ़ाया था, एक्वेटिक मैमल्स होते हैं, है ना। स्टेलर सी काउ रशिया से एक्सटिंक्ट हुए। एंड हमारे इंडिया से टाइगर की 3 सब स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई, बाली, जवान एंड कैस्पियन। हमारे इंडिया की स्पीशीज है तो नाम भी इंडिया की तरह ही है, ठीक है। तो ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आपको कोई भी एग्जाम्पल पूछे, यू हैव टू रिमेंबर, स्टार बना दो। द लास्ट 20 ईयर्स अलोन, सिर्फ लास्ट 20 साल की बात अगर हम करें बच्चों, तो वी विटनेस्ड द डिसअपियरेंस ऑफ 27 स्पीशीज। अब सुनने में आपको लग रहा होगा मैम 20 साल में 27 स्पीशीज खत्म भी हो गई, तो क्या फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। बायोडाइवर्सिटी अगर इसी तरह से कम होती गई तो इकोसिस्टम बिकम इम्बैलेंस। पॉल अर्लिच हाइपोथेसिस पढ़ी थी ना हमने, एरोप्लेन का एग्जाम्पल देकर कैसे उन्होंने समझाया था। Careful analysis of records show that extinction across taxa are not random. Some group like amphibian appear to be more vulnerable to extinction. ये कहते हैं कि ये जो extinctions हो रहे हैं इसे randomly नहीं हो रहे हैं, specific reasons हैं इनके पीछे, जैसे कि एम्फीबियंस जो हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं एक्सटिंक्शन के लिए, सबसे जल्दी अफेक्ट होते हैं। जैसे आप नहीं पढ़ते फ्रॉग्स हाइबरनेशन भी करते हैं, एस्टिवेशन भी करते हैं, वैसे ही उनके लिए बहुत कम फेवरेबल सीजन बनाया है नेचर ने, और उसमें भी अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिली तो वो ना रिप्रोड्यूस कर पाएंगे ना सर्वाइव कर पाएंगे। तो एम्फीबियंस को सबसे ज्यादा खतरा रहता है एक्सटिंक्शन का। एडिंग टू द ग्रिम सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शन इज द फैक्ट दैट more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं बच्चों वो तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती हैं, और विच आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ना उनको कहते हैं वल्नरेबल स्पीशीज। इसमें भी ना एक रेड लिस्ट में अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है बच्चों, हाईली वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। पहले पढ़ाया जाता था, बहुत पहले के सालों में पूछते थे, अब नहीं पूछते, तो आपको वो क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है। बस ये ध्यान रखना अगर रख सको तो, कि जो वल्नरेबल स्पीशीज हैं उसमें लगभग 15,500 स्पीशीज हैं। प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल, अब इसको भी डिवाइड किया है, इसमें से 12% बर्ड स्पीशीज को खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, 23% मैमल्स की स्पीशीज हैं, 32% एम्फीबियंस की स्पीशीज हैं और 31% जिम्नोस्पर्म की स्पीशीज हैं विच आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। अगेन डेटा है तो इसको बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? कोई तरीके से अगर आप याद कर सको तो दिस विल बी गुड, बाकी अगेन मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा, ठीक है। हाँ, इससे जरूर क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर एक स्टार बनाना। देखो कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन, अब पढ़ने पर आपको लगेगा यार इससे भी कोई क्वेश्चन बनता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पर आपको लिखा, यहाँ पर बताया है फ्रॉम अ स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर हम अर्थ पर जब से लाइफ इवॉल्व हुई है पूरी हिस्ट्री को स्टडी करें फॉसिल्स के थ्रू, तो वी लर्न दैट लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीशीज लाइक द वन वी आर करेंटली फेसिंग, जो जैसे अभी चल रहा है ना, बहुत ज्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ऐसे एक्सटिंक्शंस अर्थ पर पहले भी कई बार हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कि भाई आप ऐसा कहें कि यार ह्यूमंस की वजह से ये एक्सटिंक्शन हो रहा है, अगर ऐसा होता तो फिर अर्थ पर पहले कभी एक्सटिंक्शन ही नहीं होना चाहिए था, फॉसिल्स ही नहीं होने चाहिए थे। बट फॉसिल रिकॉर्ड ये कहता है कि यार पहले भी बहुत सारे एक्सटिंक्शंस हुए हैं, लेकिन जो प्रीवियस एक्सटिंक्शंस थे, अच्छा कितने हुए हैं ये भी इन्होंने बताया है कि अर्थ पर अब तक, जैसे भी अब ये कैलकुलेशंस की जाती है, आई डोंट नो, इकोलॉजिस्ट, टेक्सोनॉमिस्ट, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ये सब मिलकर कहते हैं कि अर्थ पर 5 बार मास एक्सटिंक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनमें से एक तो डायनासोर वाला भी था। इन पांचों एक्सटिंक्शन के टाइम पर ह्यूमंस एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जब जब ये एक्सटिंक्शन हुए हैं उनके कई सालों बाद ह्यूमन आया है दुनिया में, ठीक है। तो 5 एक्सटिंक्शन पहले भी हुए हैं, उनमें हमारा कोई रोल नहीं था, ठीक है भाई, अच्छी बात है। चलो अब लेकिन ये जो 6th एक्सटिंक्शन चल रहा है स्पीशीज का जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है, ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट कि ये 6th एक्सटिंक्शन इज 1000 टाइम्स फास्टर देन प्रीवियस 5 एक्सटिंक्शन।
उन 5 एक्सटिंक्शंस को अलग अलग जितने जितने मिलियन सालों में वो हुआ उससे 1000 टाइम फास्टर, 100 to 1000 टाइम फास्टर चल रहा है सिक्स्थ एक्सटिंक्शन। तो ये हमारे लिए सोचने का विषय है कि इसका कारण क्या है, क्यों ये इतना फास्टर है। तो सीधा सीधा फिंगर उठती है किस पर, ह्यूमंस पर, कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही दिस एक्सटिंक्शन इज सो मच फास्टर। ठीक है, तो एक्सटिंक्शन होगा, वो तो लिखी पड़ी बात है कि यार होता है, अर्थ पर इस तरह के एपिसोड्स होते हैं, पर इतना फास्ट नहीं होने चाहिए कि अर्थ भी हमसे नाराज हो जाए। ठीक है, सो we learned that large scale loss of species like the one we are currently facing have also happened earlier, even before human appeared on the scene। तब humans भी नहीं थे दुनिया में। During this long period, यानी बात हो रही है, वैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई थी 4 बिलियन ईयर्स अगो, तो अगर मोर देन 3 बिलियन ईयर्स वाले में हम देखें, सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कितने एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, सो अभी कौन सा एक्सटिंक्शन चल रहा है, सिक्स्थ एक्सटिंक्शन। हाउ दिस सिक्स्थ एक्सटिंक्शन डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड, तो यहां पर लिखा है ये क्यों अलग है, द डिफरेंस इज इन द रेट। द करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम। एंड क्यों हो रहा है ये फास्टर, आर एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फास्टर रेट। इकोलॉजिस्ट ने वार्न किया है, if this present trend continue, nearly half of all the species on earth might be wiped out within the next 100 years। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगले 2 सेंचुरीज में, 200 सालों में सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, और यहाँ उसका हाफ लिखा है कि भाई 100 सालों में 50% स्पीशीज अर्थ पे से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी अगर इसी प्रेजेंट रेट से एक्सटिंक्शन चलता रहा। ठीक है, क्लियर है क्या, समझ में आ गया। सो इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन मे लीड टू, अब ये जो लॉस हो रहा है लगातार, इसके इंपैक्ट क्या हो रहे हैं बच्चों, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इसके, तो देखना यहाँ पर आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेज दिए हैं। पहला है डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, सीधा सीधा प्रोडक्टिविटी घटी है क्योंकि एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स भी खत्म हो रहे हैं। दूसरा, लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस, पर्टर्बेशन का मतलब लिख लो डिस्टर्बेंस। याद है लास्ट सेशन में मैंने आपको स्टेबल कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि प्रोडक्टिविटी हाई होना चाहिए, वेरिएशंस नहीं होने चाहिए, ऑकेजनल डिस्टर्बेंसेस के लिए रेजिस्टेंट होनी चाहिए। ये सारे फीचर्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ओके, जैसे कि ड्रॉट वगैरह कुछ होता है ना, तो आजकल बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है इकोसिस्टम, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता, रेजिस्टेंस ही खत्म हो रहा है क्योंकि स्पीशीज डाइवर्सिटी कम हो गई है। हमें तो लगता है कि अगर 20,000 की जगह 10,000 एंट्स वहां होंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, बट यस फर्क पड़ेगा। उस वजह से उसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिलियंस कम होगा, और अगर इसी तरह इकोसिस्टम्स खत्म होते रहे तो अल्टीमेटली इंपैक्ट हम पर भी आएगा। एंड थर्ड, इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेसेस, जो स्टेबल प्रोसेस होने चाहिए थे ना, जैसे प्रोडक्टिविटी है, वाटर यूज है, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल है, ऐसा नहीं कि रोज नई नई बीमारियां आ रही हैं, वो सारी चीजें क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, उनमें वेरिएशंस आ गए हैं। हमने रिसेंटली फेस किया, कोविड ने कितना पेंडेमिक क्रिएट कर दिया था, है ना, इस तरह की चीजें हो रही हैं इकोसिस्टम्स में। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बट कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए इकोसिस्टम में होने वाला इम्बैलेंस ही रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर। सो ये जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस लगातार हो रहा है, जिसके इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेज हमें फेस करने पड़ रहे हैं, व्हाट आर द एग्जैक्ट कॉज ऑफ दीज लॉसेस, तो उसको समझाने के लिए यहां पर आपसे एविल क्वार्टेट डिस्कस किया है। एविल मतलब बुराई, बुरी चीज, और क्वार्टेट मतलब 4 का ग्रुप। ऐसे 4 कारण आपको एनसीईआरटी ने बताए हैं जो हमारे लिए एविल राक्षस बने हुए हैं, जो बायोडाइवर्सिटी को लगातार खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें जरा वो 4 कॉजेस कौन से हैं, लेट्स सी। सो हियर इट इज रिटन, द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन that the world is facing now is largely due to human activities। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा हो कि मैम बार बार ह्यूमंस को ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है, तो ऐसा नहीं है बच्चों। एनसीईआरटी में ही बार बार इस चैप्टर में ये लाइन आ रही है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस का जो मेन कारण है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, तो वो कौन से 4 मेजर एक्टिविटीज हैं हमारे, जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को इतना ज्यादा लॉस हो रहा है। उसमें से जो सबसे पहला फैक्टर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, थोड़ी देर पहले मैंने उसका जिक्र किया, दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ह्यूमंस अपनी नीड्स पूरी करने के लिए जो भी अपना रेजिडेंस बनाते हैं, घर बनाते हैं, या बड़े बड़े एरियाज, भाई ऐसा तो नहीं है एक जगह पर एक घर बना लिया, पहले पूरे बड़े बड़े शहर बनाते हैं, है ना,
उनमें इंडस्ट्रीज होती हैं, रोड्स बनती हैं, ट्रेन्स के लिए बहुत सारे टनल्स बनते हैं। उन सब की वजह से जब हम जंगलों को काटते हैं, क्योंकि अर्थ पर जब ह्यूमंस इतना डेवलप नहीं थे बच्चों, तो अर्थ पर या तो जंगल थे या पानी के सोर्सेस थे, यही चीजें तो थी। और थोड़ी बहुत जो जमीन बचती थी वो थोड़ी खाली लैंड, मतलब डेजर्ट्स की फॉर्म में खाली लैंड थी। तो हमने हमारे डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारे वाटर सोर्सेज, बहुत सारे फॉरेस्ट को लगभग खत्म कर दिया। वही चीज यहां पर लिखी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज विच ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखो सोचने का टॉपिक है कि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ना, जिनकी हम बात कर रहे हैं बार बार, जो सबसे ज्यादा घने जंगल हैं, उनके लिए ही लिखा है क्या? अच्छा नहीं, पहले ओवरऑल, सॉरी, ये उसके लिए लिखा है ओवरऑल, अभी अमेजोन की बात बाद में करेंगे। Once covering more than 14% of the Earth's surface, these rainforests now cover no more less than 6%. हमारे पूरे अर्थ पर जो घने जंगल हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, वो अर्थ के सरफेस एरिया का 14% पार्ट कवर करते थे बच्चों, जिनकी कटिंग की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से अब सिर्फ अर्थ के 6% एरिया पर ये फॉरेस्ट रह गए हैं। आप इसको ऐसा मत देखो कि 14 और 6 एक छोटा नंबर है। अर्थ के सरफेस एरिया के रेफरेंस में देखो कि जो जंगल 14% एरिया पे हुआ करते थे, वो अब सिर्फ 6% पे रह गए हैं, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट। आगे क्या लिखा है देखना, बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर 1000 more hectares of rainforest would have been lost। इतनी तेजी से अगर ये लॉस चलता रहा तो बहुत ही जल्द ये 6% एरिया पे भी ये जंगल नहीं बचेंगे। ठीक है, कहाँ गया? द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। हाँ, अब यहाँ पर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का एक एग्जाम्पल दिया है एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को पता है क्यों काटा गया? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को इसलिए काटा गया क्योंकि जब उन एरियाज में ह्यूमंस ने रहना शुरू किया, अपना डेवलपमेंट शुरू किया, तो उनको ना सोयाबीन की खेती करने के लिए प्रॉपर लैंड चाहिए थी। और सोयाबीन की खेती के लिए हो सकता है अमेजॉन की जो जमीन है वो सबसे ज्यादा सुटेबल थी, तो उन्होंने सोयाबीन का कल्टीवेशन करने के लिए उन रेन फॉरेस्ट के बहुत बड़े एरिया को कट कर दिया ह्यूमंस ने। ये तो बहुत गलत बात है। हो सकता है तुम्हें लगे कि मैम प्लांट के बदले प्लांट ही तो उगा रहे हैं, लेकिन बच्चों एक घने जंगल और एक खेत में बहुत फर्क है। चाहे दोनों जगह प्लांट्स हैं, बट खेत में तो कोई एक ही तरह का, जैसे सोयाबीन की खेती करें तो सिर्फ सोयाबीन के प्लांट्स हैं, वो थोड़ी ना फॉरेस्ट जितनी डाइवर्सिटी रख सकता है। ओके एंड दूसरा तो और भी ज्यादा बेवकूफी भरा डिसीजन था कि ह्यूमंस ने इसलिए अमेजॉन के जंगल काट दिए क्योंकि उन्हें जो भी वो अपने साथ एनिमल्स को रखते थे ना, जो भी कैटल्स को रखते थे, उनके ग्रेजिंग के लिए उनको ग्रासलैंड चाहिए था। उनको ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर खूब सारी घास और छोटे छोटे प्लांट्स हों जिससे उनके कैटल्स ग्रेजिंग कर सकें। तो उन्होंने अमेजोनियन फॉरेस्ट को कट करके उनको ग्रासलैंड में बदल दिया। तो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से अमेजॉन रेन फॉरेस्ट harboring probably million of species is being cut and cleared। क्यों कट किया गया इनको? for cultivating soybean and for conversion to grassland। grassland क्यों चाहिए थे? for raising beef cattle। ठीक है, बीफ यानी जो काऊ का मीट वगैरह होता है उसको बीफ कहते हैं। तो ये जो एकदम अच्छी खासी बॉडी वाले कैटल्स हैं उनको बीफ कैटल कहते हैं। तो उनकी बॉडी बनाने के लिए खूब सारी ग्रासेस चाहिए थी, इसलिए इन जंगलों को ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट कर दिया। और देखो यहाँ लिखा है कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट बच्चों इतने इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट हैं, ये इतने बड़े हैं कि इनको लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है। आगे एक और जगह लिखा है कि ये जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट हैं, ये हमारे पूरे अर्थ पे जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% ऑक्सीजन इन्हीं से जनरेट होती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लंग्स ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, नाउ डिसाइड दिस टोटल लॉस। एक तरफ तो फॉरेस्ट लगातार खत्म हो ही रहे हैं, पर यहाँ पे दो वर्ड्स हैं देखो, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है कि वो जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर पूरा जंगल ना काट के आप जंगल के कोई एक एरिया में से भी अपने जरूरत की चीज बनाते हैं, तो आपने उस जंगल को दो जोन में डिवाइड कर दिया, उसको फ्रेगमेंट कर दिया, और कई सारे बड़े एनिमल्स के लिए ये फ्रेगमेंटेशन एप्रोप्रिएट नहीं है एंड दे बिकेम एक्सटिंक्ट। तो यहाँ लिखा है कि बिसाइड दिस टोटल लॉस द डिग्रेडेशन ऑफ मेनी हैबिटेट्स बाय पोल्यूशन से भी हुआ है ऐसा, ऑल्सो थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीशीज। व्हेन, समझाया है आपको, व्हेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन अप into small fragment,
ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं बच्चों वो हैं बड़े एनिमल्स या उड़ने वाले एनिमल्स, जिनको एक प्रॉपर अपना नेविगेशन सिस्टम पता है कि उनको कैसे जाना है। अब बीच में अचानक से एक नया जोन क्रिएट हो गया तो वो नेविगेट ही नहीं कर पाते। तो मैमल्स एंड बर्ड्स विच रिक्वायर large territories and certain animals with migratory habits are badly affected। इस पर एग्जैक्टली लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, कि स्पेशली जब हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं किसी हैबिटेट का तो कौन कौन अफेक्ट होता है, मैमल्स एंड बर्ड्स जिनको लार्ज टेरिटरीज चाहिए, एंड वो एनिमल्स जो माइग्रेशन करते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में, दे वर बैडली अफेक्टेड लीडिंग टू डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ो। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जो मैं आपको शुरू से कह रही हूं, नीड टर्न टू ग्रीड। ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन नेचर फॉर फूड, शेल्टर, एवरीथिंग, ठीक है, बट when need turns to greed, it leads to over exploitation of natural resources. Many species extinctions in the last 500 years, हमने अभी कुछ recent extinctions पढ़े थे, उसमें नाम आया था स्टेलर सी काउ का, है ना, वही चीज दोबारा आई है। देखो स्टेलर सी काउ एक्सटिंक्ट हुई, कहां से पढ़ी थी, आई थिंक रशिया से, है ना। स्टेलर सी काउ कहां से एक्सटिंक्ट हुई थी बच्चों, हाँ रशिया से। प्लस एक और स्पीशीज का यहाँ पर नाम दिया है आपको, पैसेंजर पिजन। को ध्यान है पुरानी मूवीज में अगर आपने कभी देखा हो तो जो राजा वगैरह होते थे वो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सफेद कलर के कबूतर यूज करते थे, क्योंकि इन पैसेंजर पिजन्स का ना नेविगेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। अगर इन्हें एक बार कोई रास्ता याद करा दो तो अपने आप उस रास्ते पर उड़ के चले जाएंगे। तो उनके गले में चिट्ठी बांध देते थे और वो वहीं पर जाकर रुकते थे, वहां पर चिट्ठी निकाल ली जाती थी। तो ये पैसेंजर पिजन्स को इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट किया ह्यूमंस ने, मतलब इनको आजाद रहना ही छोड़ दिया। जहां पर भी दिखते थे इनको पिंजरों में पकड़ के रखा जाता था, ठीक है। अब बट ऑब्वियस अगर आप किसी को पिंजरे में पकड़ के रखोगे, चाहे आप उसको उसकी जरूरत की सब चीजें दे रहे हो, बट वो नेचुरली तो नहीं रह पा रहे ना, उस अकॉर्डिंग वो माइग्रेट तो नहीं कर पा रहे ना जैसे वो चाहते थे। तो इसलिए ये भी अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब पैसेंजर पिजन्स नहीं है दुनिया में। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। प्रेजेंटली ना सिर्फ ये, कई सारी मरीन फिशेज हैं बच्चों जिनको बहुत ज्यादा ओवर कंज्यूम किया जा रहा है खाने के लिए, ये भी दे आर एंडेंजरिंग the continued existence of some commercially important species, ठीक है। थर्ड एविल क्वार्टेट कौन सा है, पहला हो गया हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा हो गया ओवर एक्सप्लॉइटेशन, थर्ड ये भी तो पूरा ही हमारी वजह से ही है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। हम अननेसेसरी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या हमारे एरिया की ब्यूटी बढ़ाने के लिए किसी भी दूसरी जगह की स्पीशीज को हमारे यहाँ ले आते हैं, एंड यू नो द रिजल्ट। जब भी कोई नई स्पीशीज, एलियन स्पीशीज इस एरिया में आएगी तो उसका कोई प्रेडेटर तो वहां है नहीं, वो इतना तेजी से ग्रो करती है कि वहां की जो नेटिव स्पीशीज हैं, जो लोकल स्पीशीज हैं, उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज, वो एक्सटिंक्ट होने लगती हैं। तो व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड अनइंटेंशनली और डिलिबरेटली फॉर व्हाटएवर पर्पस, सम ऑफ देम टर्न इन्वेजिव एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज। इंडिजिनस का मतलब लोकल, नेटिव। इंडिजिनस मतलब इंडिया नहीं, इंडिजिनस मतलब नेटिव स्पीशीज। जो अमेरिका की इंडिजिनस स्पीशीज है, अफ्रीका की, मतलब सबकी अलग अलग। इंडिजिनस मतलब वहां की नेटिव स्पीशीज। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे आपको इस पे क्वेश्चन भी आया बच्चों, इस पर आप प्लीज स्टार बना देना, इन सब पे कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है। कौन कौन सी एलियन स्पीशीज आपको याद रखनी है। सबसे पहली है नाइल पर्च। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका, लेड इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन। जब इस नाइल पर्च फिश को लेक विक्टोरिया में लाया गया ना, तो इसकी वजह से वहां रहने वाली 200 स्पीशीज ऑफ चिकलेट फिशेज वर एक्सटिंक्ट। ये एक बहुत ही इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज था इन फिशेस का, जो जनरली और कहीं पर नहीं मिलती हैं। ये एक्सटिंक्ट हो गई बच्चों इस नाइल पर्च की वजह से, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है एलियन स्पीशीज का। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द environmental damage caused and threat posed to our native species by invasive weed species। हमने पहले कई जगह ये वाले एग्जांपल्स पढ़े हैं, जैसे कि पार्थीनियम, पॉलन एलर्जी में पढ़ा था ना हमने, वीट के साथ पार्थीनियम इंपोर्ट हो गया था। पार्थीनियम का कॉमन नेम है कैरेट ग्रास, ठीक है। एक लेंटाना, ये न्यू है आपके लिए। और वाटर हाइसिंथ का नाम मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, जल कुंभी, बहुत ही ब्यूटीफुल इसका स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स होते हैं। इसके लिए इसे बंगाल में लाया गया था। साइंटिफिक नेम है आइकॉर्निया क्रेसेपिस, ठीक है। इन्वायरमेंटल इश्यूज में इस पे डिटेल में बात हुई है, बट अब वो चैप्टर हट गया है, तो यू हैव टू रिमेंबर इट्स नेम। चाहो तो ज्यादा से ज्यादा ये लिख लो, इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, इसको बंगाल में लाया गया था, दैट्स व्हाई, ठीक है। क्लियर। तो ये तीनों भी एलियन स्पीशीज के एग्जाम्पल हैं, पार्थीनियम, लेंटाना एंड वाटर हाइसिंथ,
ठीक है। एंड द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश, फिफ्थ एग्जांपल है बच्चों अफ्रीकन कैटफिश जिसका नाम है क्लैरियास गेरीपाइनस, क्लैरियास गेरीपाइनस, याद रखना। इसने भी क्या किया, जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया फॉर एक्वाकल्चर, ये है ना काफी जगह खाई जाती है, इसको बहुत पसंद करते हैं लोग, कैटफिश है एक तरह की अफ्रीकन कैटफिश, तो इसको भी क्या किया, किसी और जगह ले जाया गया। तो इस अफ्रीकन कैटफिश की वजह से जो वहां की इंडिजिनस कैटफिश थी ना, वहां की मतलब इंडिया में ही लाया गया इसको, हमारी रिवर्स में जो हमारे यहाँ पर जो कैटफिश हैं उनको नुकसान हुआ, वो एक्सटिंक्ट हो गई। भाई जब हमारे यहाँ पर जो है उन्हीं को खा लो, जरूरी है अफ्रीकन कैटफिश पसंद आ रही है तो उसको भी यहाँ लाओ, उसको एक्वाकल्चर करो। तो मतलब मैसेज ये दिया जा रहा है कि एलियन स्पीशीज को हमें नहीं लाना चाहिए किसी भी पर्पस के लिए, जो जिसके पास है उसको यूज करो और खुश रहो, ठीक है, क्लियर। हाँ अगर उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, क्लियर। एंड द फोर्थ कॉज, एविल क्वार्टेट का फोर्थ कॉज है बच्चों को एक्सटिंक्शन। यू नो जैसे मैंने आपको म्यूचुअलिज्म में को इवोल्यूशन के बारे में बताया था कि अगर दो स्पीशीज जो आपस में म्यूचुअलिज्म शो करती हैं, स्पीशीज ए में कुछ चेंजेस होते हैं तो बी में भी होने पड़ेंगे, वैसे ही को एक्सटिंक्शन भी तो होगा बच्चों। अगर स्पीशीज ए पॉलिनेशन के लिए पूरी तरह स्पीशीज बी पर डिपेंड है, स्पीशीज ए कोई प्लांट है, स्पीशीज बी कोई इंसेक्ट है, तो अगर वो इंसेक्ट एक्सटिंक्ट हुए तो उन प्लांट्स का कोई पॉलिनेटर ही नहीं बचेगा। अगर वो इंसेक्ट सिर्फ और सिर्फ उसी प्लांट पर डिपेंडेंट है अपने उसके प्रोडक्ट्स के लिए, तो अगर प्लांट एक्सटिंक्ट हुआ तो इंसेक्ट का एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा। को एक्सटिंक्शन मतलब अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में से एक एक्सटिंक्ट हुई तो दूसरी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। When a species become extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way, but obvious, co-extinction तभी होगा जब दो स्पीशीज ऑब्लिगेटरी वे में, एसेंशियल वे में एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो दे बिकम एक्सटिंक्ट। जैसे कि इफ अ होस्ट फिश बिकम एक्सटिंक्ट, तो इसके जो भी पैरासाइट्स हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि प्लांट पॉलिनेटर्स जो साथ में को इवॉल्व होते हैं, वो साथ में को एक्सटिंक्ट भी होते हैं, where extinction of one invariably leads to the extinction of other। तो चार मेजर फैक्टर जिनकी वजह से लगातार बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है वो कौन से हैं? पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा एलियन ओवर एक्सप्लॉइटेशन, देन थर्ड एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड फोर्थ को एक्सटिंक्शन। ठीक है, चारों में से किसी पे भी क्वेश्चन पूछे, चारों पे बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ ले, जस्ट याद रखना, ठीक है। अब आते हैं हम इसके लास्ट टॉपिक पर कि इस बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन हमें कैसे करना है। कैसे से पहले आपसे पूछा गया क्यों करना है, आपको बताया गया है कि क्यों ये बायोडायवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। There are many reasons, some obvious and others not so obvious, but all equally important। बहुत सारे reasons देते हैं अलग अलग इकोलॉजिस्ट, कुछ तो हमें समझ में आ जाते हैं, कुछ नहीं भी समझ में आते, पर important सारे हैं। They can be grouped into, तो समझाने के लिए क्या किया ना इकोलॉजिस्ट ने, ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनको आर्ग्यूमेंट्स कहा गया है कि आपको जो दलील दी जा रही है ना कि यार बायोडायवर्सिटी को बचाओ, ये हमारे लिए जरूरी है, उन आर्ग्यूमेंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। पहली कैटेगरी है बच्चों नैरोली यूटिलिटेरियन। नैरोली यूटिलिटेरियन मतलब इकोसिस्टम से हमें कुछ ऐसी सर्विसेज मिलती हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं इन अ नैरो रेंज, कि मतलब उनका ऑल्टरनेट भी है हमारे पास, पर यस मिलती तो हैं, तो हमें इकोसिस्टम की रक्षा करनी चाहिए। दूसरी जो कैटेगरी है वो है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन की, यानी इकोसिस्टम से मिलने वाली वो सर्विसेज जिनके बिना हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, जैसे ऑक्सीजन मिलती है हमको, प्लांट पॉलिनेटर्स जो है ना, एक और उसमें दे रखा है एस्थेटिक प्लेजर। सोचने पर हमें लगता है कि यार एस्थेटिक प्लेजर ब्रॉड क्राइटेरिया में कहाँ से आ गया, बट यस आप इमेजिन करो कि आपको किसी ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए 1 मंथ के लिए जहां पर एक बंद रूम हो, बस इतना सा एक मतलब उस रूम में हर वो सिस्टम है जो आपको जिंदा रखने के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन आपको मिल रही है, इंटरनेट भी दे दिया आपको, लैपटॉप दे दिया, जितना मनो मूवीज देखो, जो मन है वो करो, कोई बाउंडेशन नहीं है, पर एक शर्त है कि आप उस रूम में जो भी आपकी बेसिक नीड्स है, नहाने धोने के लिए सब चीजें अवेलेबल है, पर कि आप उस रूम से बाहर नहीं जा सकते, आपको नेचर को देखना नहीं है, ठीक है। एक मान लो घर भी दे दिया, चारों तरफ से पैक है, एंड यू कांट सी द सन, यू कांट सी द फ्लावर्स, बर्ड्स, नथिंग, तो 1 मंथ तो शायद मैं ज्यादा बोल रही हूँ, ऐसी कंडीशंस में अगर कोई रहेगा जो नेचर से बिल्कुल कट जाए तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा बच्चों। तो हमें पता भी नहीं चलता, नेचर से हमें अननोइंगली जो एस्थेटिक प्लेजर मिलता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के लिए जरूरी है। तो इस एस्थेटिक प्लेजर को भी ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स में रखा गया है, ठीक है। और तीसरा आर्ग्यूमेंट है एथिकल, कि भाई जरूरी है क्या कि किसी चीज को हम तभी बचाएं जब वो हमारे लिए नीडफुल है,
क्या एक एथिकल ड्यूटी नहीं बनती हमारी कि नेचर ने इस प्लैनेट पर जिसको भी जीने का मौका दिया है हम सबको जीने दें, है ना। तो ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, देख लो। पहला है नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस। जैसे क्या क्या मिलता है हमें, ह्यूमन डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिकल बेनिफिट फ्रॉम नेचर, फूड हमें नेचर से मिल रहा है, फायरवुड, फाइबर्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्रीज में जो यूज होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, टैनिन्स, लुब्रिकेंट, डाई, रेजिन्स, परफ्यूम, सेंट्स, ऑल दैट। इवन पता नहीं कितनी तरह की मेडिसिन भी हमें प्लांट से ही मिलती हैं। ओके, more than 25% of the drugs currently sold in the market are derived from plants, and 25,000 species of plants contribute to the traditional medicines used by native people around the world. Just एक डेटा है, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। Nobody knows how many more medicinally useful plants there are in tropical rainforest. अभी तो हमें सारे पता ही नहीं है प्लांट्स, क्या पता है ऐसे और प्लांट्स एक्सप्लोर हो जाएं आगे जाकर जिनसे हमें ऐसी ऐसी मेडिसिन मिल जाएं जो हमें आज है ही नहीं हमारे पास, है ना। तो विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेस पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग। अब यहां पर बच्चों एक स्पेशल वर्ड है, दैट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग। क्या है ये बायो प्रोस्पेक्टिंग? प्रोस्पेक्टिंग मतलब किसी चीज का प्रोस्पेक्टस बनाना, उसको एक्सप्लोर करना, उसको एक्सप्लेन करना। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग की डेफिनेशन हाईलाइट कर लेना, इट इज एक्सप्लोरिंग द मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। कि ह्यूमंस जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारे पास है, मॉलिक्यूलर वे में, जेनेटिक वे में, स्पीशीज वे में, उसे एक्सप्लोर करें और उसको फिर अपने यूजफुल इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करें, यूज करें। तो इसी ब्रांच को कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग, लाइफ को प्रोस्पेक्ट करना, ठीक है। सो इसमें लिखा है कि विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग, nation endowed with rich biodiversity can expect to reap enormous benefit। तो बट ऑब्वियस जब बायो प्रोस्पेक्टिंग पे बहुत ज्यादा काम होता है तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट किस कंट्री को मिलेगा? जहां डाइवर्सिटी ज्यादा है। तो हर तरह से नेचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें उसको कंजर्व करना चाहिए। ब्रॉडली क्राइटेरिया देखना, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, दे सेज दैट बायोडाइवर्सिटी प्ले अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज, जो कि हमें नेचर देती है। जैसे कि द फास्ट ड्विंडलिंग अमेजॉन फॉरेस्ट, जो लगातार खत्म हो रहे हैं ना अमेजॉन फॉरेस्ट, दे एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, मैंने बताया था आपको शुरू में, 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से आप इनको लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं, है ना। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या हो गई ब्रॉड आर्ग्यूमेंट में कि जो फॉरेस्ट हैं वो ही हमें ऑक्सीजन बना के दे रहे हैं, तो आप उनको डिस्ट्रॉय मत करो। एटलीस्ट सोयाबीन के लिए, सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए, ग्रासलैंड्स बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाय नेचर? अगर नेचर इसका हमसे चार्ज करने लगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत सबको पता चल गई थी जब कोविड आया था, है ना। You can get some idea by finding out how much your neighborhood hospital spend on a cylinder of oxygen। ठीक है, मतलब शॉर्टेज ही हो गई थी, ह्यूमन बींग्स अनेबल हो गए थे, हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इतनी ऑक्सीजन जनरेट ही नहीं कर पा रही थी। कई सारे लोग कोविड में इसलिए मर गए थे कि उन्हें टाइम पर ऑक्सीजन नहीं मिली, जो नेचर हमें पूरे दिन फ्री में बांटती है, सोचो, ठीक है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट सर्विस क्या है जो हमें इकोसिस्टम से मिल रही है? पॉलिनेशन। सोचने पर हमें लगेगा इसका हमें क्या करना है, तो प्लांट्स को चाहिए, पर हमें खाना तो प्लांट्स से मिलता है, और प्लांट्स में वैरायटी किससे आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? पॉलिनेशन के थ्रू। सो पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट्स कैन नॉट गिव अस फ्रूट और सीड इज अनदर सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू पॉलिनेटर लेयर, बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स एंड बैट्स। What will be the cost of accomplishing pollination without help from natural pollinator? अगर ये छोटे छोटी स्पीशीज खत्म हो गई और हमें पॉलिनेशन करवाना पड़ गया हर प्लांट में, तो हम उसको अफोर्ड तक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। Now there are other intangible benefits that we derive from nature। थर्ड जो ब्रॉड आर्ग्यूमेंट है वो है aesthetic pleasure of walking through thick woods, watching spring flowers in full bloom, or waking up to a bulbul song in the morning। Can we put a price tag on such thing? No। ठीक है। थर्ड है ethical arguments। ethical arguments क्या कहते हैं कि भाई ये हमारी एक मोरल ड्यूटी है कि हम सबको जीने दें इस प्लैनेट पर, सबका उतना ही हक है जितना हमारा है। For conserving biodiversity relate what we owe to million of plants, animals and microbes with whom we share this planet।
Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value. ऐसा नहीं है कि चींटियां हमारे लिए कुछ काम नहीं करती तो हम कह दें कि उनको होने दो extinct. Every species has an intrinsic value, even if it may not be of current or any economical value to us. हमें सिर्फ वही species बचानी नहीं है जो economically हमारे लिए important है. We should do not perform such act जिनकी वजह से किसी भी तरह से nature को नुकसान पहुंचे. ठीक है, we have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generation. ये जो विरासत हमें नेचर से मिली है ये हमें उसी ऑर्डर में अगली जनरेशन को देना है जैसे हमें हमारे पूर्वजों ने दी है. तो हमें ठीक है, हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बट हमें नेचर को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है बच्चों. ठीक है, सो यहाँ पर आपको अब कुछ मेथड्स बताए हैं कि कैसे इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा रहा है. ओके, सो व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम. अब देखो यहाँ पर आपको दो मेथड्स बताए, सीधा इन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं दिया, सीधा स्टार्ट कर दिया. दो तरह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, हाईलाइट करना. एक तो है इन सिटू और दूसरा है एक्स सिटू. इन सिटू कंजर्वेशन को कहते हैं ऑन साइट, एक्स सिटू को कहते हैं ऑफ साइट. क्या मतलब है सुनना. मान लो किसी भी स्टेट में, कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है जहां पर बहुत तरह की स्पीशीज रहती हैं और वहां पे बहुत ज्यादा हंटिंग एक्टिविटीज हो रही हैं या बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहां की उस फॉरेस्ट को एक प्रोहिबिटेड एरिया बना देती है, अपने अंडर में ले लेती है कि अब यहाँ पर बिना परमिशन के कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है. ठीक है, इस तरह के कंजर्वेशन को कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन. ऑन द साइट, जहां स्पीशीज रहती थी वहीं पर उनको कंजर्व कर दिया. ठीक है, एक्स सिटू का मतलब क्या है. अभी मैं जो सेम बात कर रही थी कि वो फॉरेस्ट है, वहां पर बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं और किसी वजह से हम उस पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे, उस फॉरेस्ट में प्रेजेंट कुछ जो ऐसी स्पीशीज हैं जो बिल्कुल वल्नरेबल हैं, जो आने वाले फ्यूचर में बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, उनको हम वहां से किसी सेफ जगह पर शिफ्ट कर दें. जो भी अलग अलग, जैसे जूलॉजिकल पार्क्स हैं, कोई प्लांट है तो उनके लिए बॉटनिकल गार्डन्स हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें बना रखी हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में. तो अगर इधर पॉसिबल नहीं है तो उन स्पीशीज को कहीं और शिफ्ट कर दें. तो आपने उन स्पीशीज का नेटिव प्लेस तो बदल दिया ना, पर कंजर्व तो कर दिया एटलीस्ट. तो इस तरह के कंजर्वेशन को कहते हैं ऑफ साइट, नेटिव प्लेस के अलावा किसी और जगह. ऑन साइट का मतलब कंजर्वेशन एट द नेटिव प्लेस, एंड ऑफ साइट का मतलब कंजर्वेशन एट द अदर देन नेटिव प्लेस. अदर देन नेटिव प्लेस, किसी दूसरी जगह पर उसको कंजर्व करना, अदर देन नेटिव प्लेस. ठीक है, समझ में आ गया. तो लिखा है व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम. अगर हम पूरे के पूरे उस इकोसिस्टम को ही प्रोटेक्ट कर दें तो उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड. We save the entire forest to save the tiger. This approach is called in situ conservation. ना सिर्फ टाइगर प्रोटेक्ट हुए बल्कि सारी स्पीशीज जो उस फॉरेस्ट में रहती थी वो प्रोटेक्ट हो गई. तो ज्यादा अच्छा मेथड तो इन सिटू है, बट कई बार इन सिटू पॉसिबल नहीं हो पाता तो एक्स सिटू किया जाता है. ठीक है, however when there are situation where an animal or plant is endangered or threatened, है ना. अब जैसे वल्नरेबल होता है उसमें मैंने कहा था ना, एंडेंजर्ड भी होती हैं, थ्रेटेंड भी होती हैं. तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड को, ऑर्गेनिज्म फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर. होने वाली हैं वल्नरेबल और नियर फ्यूचर में होने वाली हैं, तो वो क्या होती हैं, एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड. ठीक है, सो दे नीड अर्जेंट मेजर टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन. कि वो इतनी जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाली है कि अगर हम उस जगह को इंस्टीट्यूट भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्रोविजन हैं, कुछ जो भी लॉज हैं, वो सारी फॉर्मेलिटीज करनी है. इसमें मान लो 1 साल लग गया तो तब तक तो वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी. तो स्पेशली ऐसे केसेस में उस स्पीशीज को ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एरिया में शिफ्ट कर दिया जाता है. तब आप इसे कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन. हो सकता है यही आपसे पूछ लें कि कौन से केस में एक्स सिटू कंजर्वेशन इज अ डिजायरेबल अप्रोच. तो ध्यान रखना, स्पेशली उस केस में जब कोई स्पीशीज क्या है, एंडेंजर्ड या थ्रेटेंड है, तब एक्स सिटू कंजर्वेशन इज मोर डिजायरेबल देन इन सिटू. ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है. अब कौन कौन से मेथड है, इन सिटू के 5 मेथड्स यहाँ पर आपको बताएं, पहले आप हाईलाइट कर लो. सबसे पहला मेथड है बच्चों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. पहला मेथड है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ठीक है, ये वर्ड आपके लिए हो सकता है नया हो, बट यस
अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज में कुछ हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी बताऊंगी हॉट स्पॉट क्या होते हैं। दूसरा आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में, बायोस्फीयर रिजर्व्स। थर्ड, नेशनल पार्क्स। फोर्थ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये सब अलग अलग मेथड्स हैं, सबके अलग अलग चीजें होती हैं, सब में आपको कोई डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया, आपको सिर्फ नाम याद करने हैं और इनका नंबर भी दिया गया है। हालांकि मैंने चेक किया था, ये नंबर अब पुराना हो चुका है, बहुत चेंज हो चुका है, बट हमें तो एनसीईआरटी का ही पढ़ना है, ठीक है। एंड द फिफ्थ मेथड इज सेकर्ड ग्रूव्स। सेकर्ड वर्ड हम यूज करते हैं पवित्र के लिए, जो रिलीजन से रिलेटेड हो। तो कुछ ऐसे एरियाज भी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट कर दिए हैं जिनको उनके रिलीजन से जोड़ दिया है, जिससे वहां के लोकल लोग ही उस जगह का ध्यान रखें, उनको कहते हैं सेकर्ड ग्रूव्स, ठीक है। देखो, सबसे पहले है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या होता है समझ लो एक बार। जैसे जनरली हम बोलते हैं ना कि यार हमारी जैसे आसपास कोई घूमने की ऐसी जगह हो जहाँ पे खूब यूथ वगैरह हर तरह के एज ग्रुप के लोग आते हैं और हर तरह की चीज हो, मूवीज देखने के लिए भी एक मॉल, मतलब थिएटर हो, शॉपिंग करने के लिए मॉल भी हो, खाने पीने के लिए फूड कोर्ट भी हो, हर एक चीज अवेलेबल है, आराम से आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ऐसी जगह को कहते हैं हॉटस्पॉट, कि भाई ये तो इस जगह का हॉटस्पॉट है, हमेशा भीड़ लगी रहती है, हर तरह के लोगों के लिए सब कुछ वहां अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे ही पूरे अर्थ पर हर अलग अलग कंट्री में कुछ ऐसे जोन्स देखे गए हैं जहां पर देयर इज वेरी हाई स्पीशीज रिचनेस, बहुत तरह की स्पीशीज रहती है, बहुत तरह की, ठीक है। और स्पीशीज रिचनेस होने के साथ साथ वो वहां की एंडेमिक स्पीशीज है। एंडेमिक समझते हो, एंड जैसे पैंडेमिक का उल्टा, पैंडेमिक यानी जो वर्ल्ड लेवल पर हो, एंडेमिक यानी एक लोकल रीजन में। एंडेमिक स्पीशीज यानी वो इतनी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं बच्चों कि वो वहां के अलावा कहीं और है ही नहीं, दे एग्जिस्टेड ओनली देयर, नोवेयर एल्स। तो इसको कहते हैं हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, याद रखना। यानी वो जो हॉटस्पॉट की बात मैं कर रही हूँ, वहां पे ऐसा थिएटर है, ऐसे सीसीडी वगैरह हैं जो और कहीं भी नहीं है उस सिटी में, है ना। तो वो जो स्पीशीज हैं वो उस जगह के अलावा कहीं और नहीं है। ऐसी जगहों को क्या नाम दे दिया जाता है, क्या प्रोटेक्ट कर दिया जाता है कि भाई दीज आर द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। देखो क्या लिखा है, faced with the conflict between development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. बहुत सारी कंट्रीज के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं। Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceed the conservation resources available. जितनी स्पीशीज को हमें बचाना है ना, उतने रिसोर्सेज ही नहीं है हमारे पास। On a global basis, this problem has been addressed by eminent conservationists. तो जो भी बड़े बड़े कंजर्वेशनिस्ट हैं वो हमेशा इस तरह की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं कि यार आप कुछ करो इन चीजों के लिए, ओके। दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन, उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन की जरूरत है ना, वो किसको है बच्चों, वो है हॉट स्पॉट्स को, दैट इज द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या है ये हॉटस्पॉट, इनकी डेफिनेशन है, दीज आर द रीजन्स विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ठीक है। एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। हॉटस्पॉट में हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस होता है एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है। व्हाट इज एंडेमिज्म, दैट इज स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, ओके। तो अगर ऐसे हॉटस्पॉट्स को हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर लिखा है 25 हॉटस्पॉट्स हैं, पहले आइडेंटिफाई किए गए थे, इसको आप हाईलाइट करो उस डेटा को, ठीक है। 25 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए थे, बट बाद में 9 और ऐड हो गए। तो यानी अगर आपसे पूछ लें तो 25 + 9 34 हॉटस्पॉट्स पूरे वर्ल्ड में हैं, ठीक है क्या। अब इसमें से अगर हम इंडिया की बात करें, अच्छा लिखा हुआ है ना, ये रहा 34, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर इन द वर्ल्ड टू 34। दीज हॉटस्पॉट्स आर, चाहे से इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि यार इनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन की जरूरत है, पर अभी भी इतने प्रोटेक्शन के बाद भी लिखा हुआ है कि दीज आर द रीजन्स ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। ये जो हॉट स्पॉट्स हैं, यहाँ पर लगातार हैबिटेट लॉस हो रहा है बच्चों, इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है जिससे वहां की स्पीशीज का हैबिटेट खत्म हो रहा है, तो वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब इंडिया के हॉटस्पॉट्स की अगर हम बात करें
तो 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट, जो 34 हॉटस्पॉट है उनमें से 3 इंडिया में, वैसे करंट डेटा कहता है, मैंने देखा था कि अब 4 हो गए हैं इंडिया के हॉटस्पॉट, जो 9 और ऐड हुए ना उसमें से 1 इंडिया में भी ऐड हुआ था, ठीक है, वो ऐड करना भूल गई शायद एनसीईआरटी। तो 3 तो एनसीईआरटी ने दिए हैं। कहाँ कहाँ है हमारे इंडिया में हॉटस्पॉट? एक तो हमारी हिमालयन रेंज, हिमालय पे तो दुर्लभ तरह की जड़ी बूटियां होती हैं, तो एंडेमिक स्पीशीज हैं वहां पर। एक यहाँ पर चले जाओ ईस्ट पर, इंडो बर्मा है ना, दिस इज इंडो बर्मा। इंडो बर्मा रीजन में भी बहुत अलग तरह की स्पीशीज हैं, हाई स्पीशीज रिचनेस है। और एक है बच्चों यहाँ नीचे की तरफ, वेस्ट की तरफ, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ठीक है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका को भी इसी में इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये हमारे 3 मेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और जो 4th ऐड हुआ है वो है सुंदालैंड, वो थोड़ा सा इधर दिखाया है इन्होंने, किस तरह से दिखाया आई डोंट नो, बट दिस इज सुंदालैंड, निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ये जो हैं 4 हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, ये कौन कौन से हैं? इसमें आपकी बुक में तो 3 दिए हैं, तो आप तो 3 ही याद कर लो। एक तो है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, एक है इंडो बर्मा, और एक है हिमालय, ठीक है। दे कवर आर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन, although all the biodiversity hotspot put together cover less than 2% of earth land area। सोचो इतनी इंपॉर्टेंट जगह है, पूरे अर्थ पर सिर्फ 2% एरिया में ही फैली हुई है। The number of species they collectively harbor is extremely high। सिर्फ 2% एरिया, अर्थ के 2% एरिया पर जो एरिया आता है वो भी इतना ज्यादा स्पीशीज रिच है। और ऐसे रीजन को स्ट्रिक्ट प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज हॉटस्पॉट could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%। जो बार बार इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर इसी रेट से एक्सटेंशन चलता रहा तो अगले 200 सालों में सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो रेट एटलीस्ट 30% कम हो जाएगी अगर इन हॉटस्पॉट्स को स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन दिया जाए। बट इतना सब होने के बाद भी उस तरह से काम नहीं होता है बच्चों अगेन चीजों का जैसे होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। हॉटस्पॉट समझ में आ गया क्या होता है? तीनों एग्जाम्पल समझ आ गए इंडिया वाले, एक सुंदरलैंड चाहो तो ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट और क्या क्या है इन इंडिया? वैसे तो हर जगह है, हर जगह नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, सेंचुरीज को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ये कंफ्यूज हमें कब करता है? अभी एक्स-सिटी में एक दे रखा है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, एक्स-सिटी में ना एक दे रखा है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, कहाँ गया? वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ये रहा। तो आप बहुत बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स को मिक्स कर देते हो, प्लीज मत करना, ऐसे याद रखना कि जिनमें हम सफारी से घूमते हैं ना वहां पर तो बहुत अलग अलग जगहों के एनिमल्स लाए जाते हैं, तो वो एक्स-सिटी है, और जो सेंचुरीज हैं वो इन-सिटी है, ठीक है। तो इनका नंबर दिया है बच्चों कि ये इंडिया में 14 हैं, नेशनल पार्क 90 हैं और सेंचुरीज 448 हैं। बट मैंने तुम्हें कहा आप चेक कर लेना, रीसेंट डेटा इससे कहीं ज्यादा बढ़ चुका है, ओके। इंडिया हैज ऑल्सो अ हिस्ट्री। अच्छा रुको, अब इसमें है ना इन तीनों में फर्क क्या होता है जब आप पुराने क्वेश्चन करोगे तो? अच्छा ये रहा, मैंने करंट डेटा लिखा है, देखो ये 18 हो चुके हैं, ये 103, ये 537, ठीक है। अब वैसे आजकल नहीं पूछते कि एग्जैक्टली इन तीनों में क्या क्या फर्क है, बट आप थोड़े से पुराने क्वेश्चन करोगे तो वहां हो सकता है आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व का जस्ट बता देती हूँ क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या करते हैं बच्चों, जो भी पूरा बड़ा एरिया प्रोटेक्ट करना है ना उसको 3 जोन में डिवाइड कर देते हैं। जो सबसे अंदर वाला जोन होता है उसको कहते हैं कोर एरिया। ये ऐसा जोन होता है जहां पर किसी भी चीज के लिए ह्यूमन अलाउड ही नहीं है, ना कोई रिसर्च के लिए, ना किसी भी चीज के लिए, नथिंग, ठीक है, चारों तरफ। उसके बाद जो एरिया उसको कहते हैं बफर जोन। जैसे बफर का मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन परमिशन लेके जा सकते हैं फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। और जो सबसे बाहर वाला एरिया है वो है ट्रांजिशन एरिया। इवन वहां पर थोड़ा बहुत ह्यूमन सेटलमेंट भी अलाउ है कि वो छोटे छोटे घर बना के, जो भी बना के वहां पे रह सकते हैं, और यही लोकल ट्राइब्स इस एरिया को प्रोटेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ये पहले आते थे बायोस्फीयर रिजर्व पे क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू। बाकी आपको इन तीनों की डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना। ये कुछ इंडिया के फेमस नेशनल पार्क्स के नाम हैं। जब एम्स वगैरह का पेपर अलग से होता था तो ये चीजें पूछी जाती थी। जैसे कश्मीर में आपको पता हो तो जम्मू एंड कश्मीर में डचीगम नेशनल पार्क है ना, कश्मीरी हिरण उनके लिए है, ये वहां पे प्रोटेक्ट किया गया उन्हें। सबसे पुराना हमारा इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट टाइगर्स के लिए, है ना। सुंदरबन बंगाल टाइगर्स के लिए, गिर गुजरात का गिर तो सबने सुना होगा, एशियाटिक लायंस के लिए। तो कुछ मुझे जो 1-2 इंपॉर्टेंट लगे मैंने लिख लिए। बाकी लास्ट 5 ईयर्स में मैंने नहीं देखा कि नेशनल पार्क के नाम पे एनटीए ने कोई अलग से क्वेश्चन पूछा हो, एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो आ जाते हैं हम सेकेंड ग्रुप्स पे। सेकेंड ग्रुप्स क्या होती हैं देखना।
India has also a history of religious and cultural traditions that emphasize protection of nature. शुरू से हमें कहते हैं, हमारे ग्रंथों में सब में लिखा हुआ है कि नेचर से जुड़े रहना जरूरी है। उन्हीं में हमारे अपने तो कितने सारे ना, पीपल के पेड़ की पूजा होती है, तुलसी के पेड़ की, तुलसी के पौधे की पूजा होती है, कितने सारे ट्रीज हैं जिनमें हम मानते हैं कि भगवान का ही निवास है। तो कुछ जगह पर गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना एक काम करते हैं, इन्हीं चीजों को थोड़ा और पॉपुलराइज करते हैं, वहां के लोगों को और अवेयर करते हैं, और अगर कोई फॉरेस्ट है उससे रिलेटेड कोई रिलीजियस स्टोरी है, कोई कल्चरल वैल्यू है, तो उसको और ज्यादा प्रमोट करते हैं, जिससे वहां के लोग उस चीज से रिलीजियसली जुड़ जाएं और उस चीज को काटे नहीं, वहां को प्रोटेक्ट कर लें। तो बस ऐसे ही रीजन्स को कह देते हैं बच्चों सेक्रेड ग्रूव्स। ग्रूव्स वर्ड इसलिए क्योंकि फॉरेस्ट में एकदम ऐसे ग्रूव्स की तरह एक लाइन ऑफ ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट बना हुआ है। जैसे मैंने ये फोटोग्राफ लगाया ना, ऐसे खूब सारे ट्रीज लाइन से लगे हुए हैं, जो भी है, तो उसको वो ग्रूव्स के रेफरेंस में मान लिया है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है सेक्रेड ग्रूव्स की, देखना। इन मैनी कल्चर, ये डेफिनेशन है, हाईलाइट करना। इन मैनी कल्चर्स ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर, जो भी उसमें ट्रीज हैं, वाइल्ड लाइफ रहती है, उन सबको वेनरेट किया गया एंड टोटल प्रोटेक्शन दी गई। वेनरेट करना भी मतलब वही, उनको टोटल प्रोटेक्शन देना। ठीक है, इन सेंस वही है। इस तरह के ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, सेक्रेड ग्रूव्स। दे आर फाउंड इन, कहाँ है, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन पर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको इनके नाम थोड़े से याद करने हैं। वेस्टर्न घाट, अगेन देखो वेस्टर्न घाट का नाम आ गया, शुरू में पढ़ा था हमने इस चैप्टर में। कर्नाटका में एंड महाराष्ट्र में। ठीक है, वेस्टर्न घाट कहाँ है, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में, वेस्ट साइड पर। उनका मतलब नॉट एग्जैक्टली, बट इनका जो वेस्ट साइड है दैट इज वेस्टर्न घाट। देन सरगुजा, चंदा एंड बस्तर, ये हैं शायद मध्य प्रदेश में, यस मध्य प्रदेश में। मेघालय में भी बच्चों सेक्रेड ग्रूव्स हैं, और ऐसा कहते हैं इकोलॉजिस्ट कि इन सेक्रेड ग्रूव्स में कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं विच आर लास्ट रिफ्यूजेस फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। अगर इनको सेक्रेड ग्रूव नहीं बनाया जाता मेघालय में, तो शायद अब ये प्लांट्स होते ही नहीं दुनिया में। इनमें वो प्लांट्स बच गए जो और कहीं भी नहीं बचे, रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स थे। तो सेक्रेड ग्रूव बहुत हद तक चीजों को कंट्रोल, मतलब प्रोटेक्ट करती है, कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो इन पांचों में कहीं भी हमने ऑर्गेनिजम्स को किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया है क्या, नहीं। तो ये हुए सारे इन सिटू मेथड्स। अब एक्स सिटू में क्या करना है, सिंपली कोई भी स्पीशीज को आप वहां की जो अगर आपने एक एरिया प्रोटेक्ट कर दिया तो वहां की स्पीशीज तो बची गई, पर वहां पे अलाउड है कि आप दूसरी स्पीशीज को भी ला सकते हो। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care। ठीक है, जिसमें नाम आते हैं बच्चों किस किस के, देखना कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला है जूलॉजिकल पार्क्स, देन बॉटनिकल गार्डन्स। जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें टेक्सोनॉमिकल एड अब तो हट गया है, बट उसमें पढ़ते थे जूलॉजिकल पार्क्स। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि लिविंग वर्ल्ड जब मैंने पढ़ाया था तो शायद पूरा ही पढ़ाया था, है ना। तो जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स, ये सब आप वहां पे पढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, इनमें हम घूमने भी जाते हैं। ये सब एक्स सिटू है, मतलब इनमें नेटिव स्पीशीज तो है ही बच्चों, ऐसा नहीं है नेटिव है ही नहीं, प्लस इनमें फॉरेन स्पीशीज भी लाई जाती है। ध्यान रखना इस चीज को कि ये जो है, इन तीनों में क्या होता है, बोथ इंडिजिनस स्पीशीज, जो वहां की लोकल स्पीशीज हैं वो भी प्रोटेक्ट हो जाती हैं, एंड एक्सोटिक का मतलब फॉरेन स्पीशीज भी प्रोटेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के कंजर्वेशन को कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। देयर आर मेनी एनिमल्स दैट हैव एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन्ड इन जूलॉजिकल पार्क्स। ऐसी सेम चीज प्लांट्स पे भी अप्लाई होती है बॉटनिकल गार्डन्स में। ठीक है, अब दो मेथड और दिए हैं तुमको जो थोड़े रीसेंट मेथड हैं। जब धीरे धीरे और ज्यादा खतरा बढ़ता गया, हर ऑर्गेनिज्म को ऐसे शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, या जितने भी हमारे पास ये वाले गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, उनका भी लिमिटेशन लगभग सैचुरेट हो गया, तो क्या करें। तो कुछ रीसेंट मेथड्स निकाले गए, जिनमें से दो मेथड आपको यहाँ दिए हैं। एक तो है बच्चों क्रायो प्रिजर्वेशन। कहाँ है क्रायो प्रिजर्वेशन, ये रहा क्रायो प्रिजर्वेशन, और दूसरा है सीड बैंक। क्रायो प्रिजर्वेशन मैंने तुमको पॉलन ग्रेन्स पढ़ा रही थी तब भी बताया था कि अगर हम किसी भी स्पीशीज के गैमीट्स को लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पर, दैट इज -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करें, तो उनकी वायबिलिटी मेंटेन रहती है।
वो उनके अंदर जो लिविंग सेल है वो खत्म नहीं होती है ना। तो जिन भी स्पीशीज में वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, जिनको आने वाले समय में एक्सटिंक्शन का खतरा है, उनको इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनके गैमीट्स को प्रिजर्व कर लेते हैं यहाँ पर इन लेबोरेटरीज में, जिससे अगर वो फ्यूचर में खत्म हुए तो मेल और फीमेल गैमीट का हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा लेंगे, टिश्यू कल्चर से उस प्लांट को बना लेंगे, या फिर जाइगोट बन गया तो एनिमल का है तो उसके लिए भी अलग मेथड है जिससे उसको ग्रो कर लेंगे। ठीक है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन इज वन ऑफ द ex situ कंजर्वेशन। यहाँ पे आपको प्लांट या एनिमल को पूरे को नहीं शिफ्ट करना है, सिर्फ उनके गेमीट्स को लेबोरेटरी में स्पेशल कंडीशंस में प्रिजर्व करना है। ठीक है, और प्लांट्स के लिए एक और अच्छा सब्सटीट्यूट है सीड बैंक, क्योंकि प्लांट्स तो सीड बनाते हैं जिनमें डोरमेंसी होती है, तो उन सीड्स को भी थोड़े कम टेम्परेचर पर लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखा गया है, जिससे अगर आने वाले टाइम में ये प्लांट्स एक्सटिंक्ट हुए तो एटलीस्ट वी हैव देयर सीड्स। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी है बच्चों कि देयर आर, ये तो पढ़ लिया था हमने, इन रिसेंट ईयर्स ex situ conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosures। इसको थोड़ा एडवांस किया गया। नाउ गैमीट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, किसको प्रिजर्व कर रहे हैं हम यहाँ पर, गैमीट्स को, कैन बी प्रिजर्व्ड इन वाइबल एंड फर्टाइल कंडीशंस, बट ऑब्वियस तभी वो हमारे लिए यूजफुल है, फॉर लॉन्ग पीरियड बाय यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन दैट यू नो -196 डिग्री सेंटीग्रेड। Eggs can be fertilized in vitro and plants can be propagated using tissue culture method। हमारे पास egg और male gamete दोनों होने चाहिए। And last, seeds of different genetic strain of commercially important plants can be kept for longer period। ठीक है, तो ये 5 मेथड्स आपके ex situ के हो गए। 3 तो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, और 2 रिसेंट मेथड्स हैं, कौन से, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड सीड बैंक। ठीक है, क्लियर है क्या। आप सबसे आखिरी पैराग्राफ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ समिट्स बताए हैं, कुछ जो बड़े बड़े सेमिनार्स हुए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड इट्स कंजर्वेशन इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशन। ऐसा नहीं कि इंडिया वाले का है हम इंडिया की चीजों को बचाएंगे, फॉरेन वाले का है हम उसको बचाएंगे, सबकी एक ड्यूटी बनती है कि ओवरऑल अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो हुआ अर्थ समिट के नाम से, कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ, 1992 में, आपको ईयर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें सारे नेशंस को बुलाया गया टू टेक appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable use of their benefits। in a follow up, इसके बाद इसका एक फॉलो अप हुआ बच्चों, जो कि 10 साल बाद हुआ, 1992 के बाद हुआ 2002 में, जिसका नाम अर्थ समिट की जगह रखा गया वर्ल्ड समिट। ठीक है, ये हुआ, वो तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ, और 190 कंट्रीज ने प्लेज किया, शपथ ली, for their commitment to achieve by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global level, regional level and local level। इन सभी 190 कंट्रीज ने प्लेज किया था कि यस, हम अपने बेसिस, हम अपने लेवल पर हर तरह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे और 2010 तक एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन इसमें लाएंगे। ठीक है, अब एनसीईआरटी जब मॉडिफाई हुई तो इसमें इसके बाद का भी देना चाहिए था कि इसके बाद क्या हुआ, रिडक्शन हुआ या नहीं हुआ, नेक्स्ट समिट कौन सा हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, हमें पढ़ना भी नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर बच्चों। यहाँ पर ये चैप्टर आपका हो गया है खत्म, ना सिर्फ चैप्टर बल्कि आपका कोर्स भी हो गया है खत्म। ठीक है, समरी देख लेते हैं। तो आज का हमारा इस सीरीज का लास्ट सेशन है भाई, है ना। सिंस लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ नियरली 3.8 बिलियन ईयर्स अगो there had been enormous diversification of life on earth। biodiversity क्या होती है, sum total of diversity that exist at all levels। 3 लेवल हमने पढ़े, genetic diversity, species diversity and ecosystem diversity। okay, more than 1.5 million species अब तक हमारे पास रिकॉर्ड है, लेकिन estimates कहते हैं कि 6 million species अर्थ पर होनी चाहिए, they are waiting to be discovered and named। ठीक है, हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी एनिमल्स की है। एनिमल्स में देखें तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इंसेक्ट्स की है। फंजाई की डाइवर्सिटी अगर हम देखें तो वो वर्टिब्रेट से ज्यादा है। ठीक है,
India, with about 45,000 species of plant and 90,000 of animal, is one of the 12 mega diversity countries of the world. Species diversity on earth is not uniform. हमने अच्छे से पढ़ा, मुझे नहीं लगता दोबारा पढ़ने की जरूरत है, कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है ट्रॉपिक्स में, पोल्स की तरफ कम होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक्स में इवोल्यूशन के लिए अच्छा खासा टाइम मिलता है। क्यों मिलता है? कांस्टेंट एनवायरनमेंट है, सोलर लाइट सफिशिएंट अवेलेबल है, हायर प्रोडक्टिविटी है, और स्पीशीज रिचनेस के लिए यही सब चाहिए। इट इज द फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ अ रीजन, जिसमें हमने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप भी पढ़ा, जिसका ग्राफ आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इट इज बिलीव्ड दैट जिन कम्युनिटीज में ज्यादा डाइवर्सिटी होती है वो कम वेरिएशंस शो करती हैं, मोर प्रोडक्टिव होती हैं, मोर रेजिस्टेंट होती हैं इन्वेजन्स के लिए। अर्थ की फॉसिल हिस्ट्री ये बताती है कि अर्थ पर अब तक 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं। ये कौन सा चल रहा है? 6th, और ये 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है। ठीक है, नियरली 700 स्पीशीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन रिसेंट टाइम, जिनमें से 15,500 स्पीशीज आर करंटली फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। द कॉज ऑफ दिस हाई रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इज एविल क्वार्टेट, जिसमें आपने पढ़ा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन। इसे बचाने के लिए अर्थ रिच बायोडाइवर्सिटी इज वाइटल फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, उसके लिए 3 हमने अलग अलग आर्ग्यूमेंट पढ़े, नैरोली, ब्रॉडली और एथिकल, अभी अभी पढ़े हैं, तो उसको कुछ भी यहाँ पे मुझे नहीं लगता एडिशनल लिखा हुआ है, नो नीड टू रिपीट इट। नाउ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के 2 मेथड्स हैं बच्चों, इन सीटू एंड एक्स सीटू। इन सीटू में क्या करते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज को वहीं उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट कर देते हैं, जिससे पूरा इकोसिस्टम प्रोटेक्ट हो जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात है। रिसेंटली 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड हैव बीन प्रपोज्ड फॉर इंटेंसिव कंजर्वेशन एफर्ट्स। प्रपोज किया गया, अभी भी उनमें स्ट्रिक्ट एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं। ऑफ दीज 3 इंडिया में है, वेस्टर्न घाट श्रीलंका, हिमालय एंड इंडो बर्मा। ठीक है, आर कंट्रीज इन सिटू कंजर्वेशन एफर्ट्स आर रिफ्लेक्टेड in 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क्स हैं, मोर देन 450 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और कई सारी सेकेंड ग्रुप्स भी हैं। एक्स सीटू मेथड्स की बात करें तो एक्स सीटू मेथड्स में क्या करते हैं? दे इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स, है ना। देखो यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लिख दिया, क्रायो प्रिजर्वेशन की जगह इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टिश्यू कल्चर लिख दिया, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। क्रायो प्रिजर्वेशन इज फॉलोड बाय in vitro fertilization and tissue culture, okay, and cryopreservation of the gametes. तो this is all about the chapter। यहाँ पर आपकी ये NCERT सीरीज हो गई है बच्चों ओवर। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा अच्छे से मैंने अपने पूरे एफर्ट्स इस सीरीज में डाले हैं कि आपको हर एक लाइन NCERT की, हर एक पैराग्राफ, हर एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूं। तो अब मेरा तो यहाँ पे पार्ट कंप्लीट हुआ। नो डाउट मैं आपके टच में ही रहूंगी, यूट्यूब पे जो भी मैं आपको अपडेट्स देती रहती हूँ वो तो मैं दूंगी ही। ठीक है, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, मैं कमेंट्स रेगुलर बेसिस पर चेक करती हूँ, उनका रिप्लाई भी करती हूँ। किसी भी चैप्टर में कहीं भी अटको वहीं पर उसका कमेंट आप कर देना, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। और भी कोई आपको गाइडेंस चाहिए अभी आपके नीट के एग्जाम के लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट। ओके, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ें और जो भी सपने आपने देखे हैं उन्हें पूरा करने की भरपूर कोशिश करें। गुड लक।